Hello everyone. In this lecture of neuropsychology, we will discuss about management of hemorrhage. So we discussed in previous lectures about introduction, sign and symptom and causes of hemorrhage. And today we will discuss about management of hemorrhage. So जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं हेमरेज में तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है हेमरेज के लिए वो है सर्जरी. Surgery may be necessary to treat a severe brain hemorrhage. Surgeons may operate to relieve some of the pressure on the brain. तो अगर किसी पर्सन को सीवियर लेवल का ब्रेन हेमरेज हो गया है जो कि मेडिकेशन के थ्रू ठीक नहीं हो सकता है तो सर्जन पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं और ब्रेन हेमरेज को कंट्रोल किया जा सकता है. If a burst cerebral pneumatism causes a hemorrhage, a surgeon may remove part of the skull and clip the artery. This procedure is called a craniotomy. तो सर्जरी के अंदर ही एक प्रोसेस यहाँ बताया गया है जिसको क्रेनियोटोमी के नाम से जाना जाता है. क्रेनियोटोमी किसी भी पेशेंट की तब की जाती है जब हेमरेज का कारण सेरिब्रल न्यूमेरिज्म होता है. तो सेरिब्रल न्यूमेरिज्म की वजह से हेमरेज होने पर सर्जन जो है वो पेशेंट के स्कल के उस पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव कर देता है और उसकी आर्टरी जो रप्चर हुई है उसकी क्लिपिंग कर दी जाती है. यानी आर्टरी को ठीक कर दिया जाता है जहां से भी रप्चर हुई है और जहां से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है और इस प्रोसीजर को क्रेनियोटोमी के नाम से जाना जाता है जो कि एक प्रकार की सर्जरी का टाइप है. अब यहाँ सर्जरी के बाद अदर ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं कि और कौन से ट्रीटमेंट जनरली ब्रेन हेमरेज में दिए जाते हैं पेशेंट को. Other treatment options include anti-anxiety drugs, anti-epileptic drugs, and other medications to control symptoms such as seizures and severe headaches. तो कई बार पेशेंट में ब्रेन हेमरेज की वजह से बहुत अलग-अलग तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं. तो जो डॉक्टर हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं और जब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं तो जनरली पेशेंट ये सीजर्स और सीवियर हेडेक को कम करने के लिए एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग और कुछ दूसरी तरह की दवाइयां जो हैं वो दी जाती हैं. People can recover from a brain hemorrhage, although it is vital that they receive the correct treatment as soon as possible. Rehabilitation can help an individual adjust to life after a brain hemorrhage. तो ब्रेन हेमरेज से इफेक्ट हुए जो लोग हैं वो रिकवर कर सकते हैं. मीन्स ऐसा नहीं है कि रिकवरी करना बिल्कुल ही नामुमकिन है. तो बहुत बार अगर सही समय पर ट्रीटमेंट दिया जाए पेशेंट को तो रिकवरी होने के उतने ही ज्यादा चांसेस रहते हैं. और इसके अलावा सर्जरी और मेडिकेशन के अलावा रिहेबिलिटेशन एक प्रोसेस है जो कि पेशेंट को हेल्प करती है पहले जैसी लाइफ जीने के लिए और दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट करने के लिए. तो यहाँ रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है मैनेजमेंट के अंडर. तो रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट में जनरली अलग-अलग तरह की थेरेपीज दी जाती हैं जो कि यहाँ दी गई हैं. तो फर्स्ट है फिजिकल थेरेपी, सेकंड स्पीच थेरेपी, थर्ड है ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फोर्थ यहाँ रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट में बताया गया है लाइफस्टाइल चेंजेस. यानी कि व्यक्ति की लाइफस्टाइल को चेंज करके भी व्यक्ति की कंडीशन में सुधार काफी हद तक किया जा सकता है. तो यहाँ हम बात करेंगे फिजिकल थेरेपी की. In physical therapy, trained professionals evaluate and treat abnormal physical function related to, for example, an injury, disability, disease, or condition.
तो फिजिकल थेरेपी में जो भी ट्रेन्ड प्रोफेशनल होते हैं, जिनको फिजिकल थेरेपिस्ट कहा जाता है, वो ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई इंजरी, डिसेबिलिटी या जो भी एब्नॉर्मल कंडीशन है व्यक्ति की, उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसकी जांच करते हैं और जो भी इंजरी या डिसेबिलिटी हुई है पर्सन को या जो एब्नॉर्मल फिजिकल फंक्शनिंग हो रही है पर्सन को, उसका इवैल्यूएशन के बाद ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट करने के लिए जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, वो अलग-अलग तरह की एक्सरसाइजेज़ का सहारा लेते हैं। तो यहाँ बेनिफिट बताए गए हैं फिजिकल थेरेपी के। बेनिफिट में यहाँ नीचे दिया गया है, पेन मैनेजमेंट विद रिड्यूस्ड नीड फॉर ओपियोइड्स। तो पेन मैनेजमेंट के लिए फिजिकल थेरेपी यूज की जाती है और पेन मैनेजमेंट इस तरीके से पर्सन का किया जाता है कि ओपियोइड्स की कम से कम जरूरत उसको पड़े, अवॉइडिंग सर्जरी। अगर पर्सन जो है वो किसी भी वजह से सर्जरी को अवॉइड कर रहा है, लेकिन उसको अपनी कंडीशन में सुधार करना है, तो भी फिजिकल थेरेपी का सहारा लिया जा सकता है। इम्प्रूव्ड मोबिलिटी एंड मूवमेंट। पर्सन की मोबिलिटी यानी कि उसकी मूवमेंट और उसके चलने फिरने की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाती है। रिकवरी फ्रॉम इंजरी और ट्रॉमा, जो इंजरी पर्सन को हुई है, किसी भी तरह की फिजिकल इंजरी हुई है या फिजिकल ट्रॉमा हुआ है, उससे रिकवरी हो सकती है पर्सन की। स्ट्रोक और पैरालिसिस से रिकवरी में हेल्प करती है फिजिकल थेरेपी। फॉल प्रिवेंशन और पर्सन इसके साथ ही, क्योंकि पर्सन की मूवमेंट और बॉडी बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं फिजिकल थेरेपिस्ट, तो गिरने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, तो फॉल से प्रिवेंट होने में भी हेल्प करती है फिजिकल थेरेपी। इम्प्रूव्ड बैलेंस, जैसा कि यहाँ बात की अभी फॉल प्रिवेंशन, तो इम्प्रूव्ड बैलेंस की वजह से ही फॉल प्रिवेंशन होता है पर्सन में। तो व्यक्ति का बैलेंस इम्प्रूव हो जाता है अगर फिजिकल थेरेपी कोई भी पेशेंट लेता है तो। एंड मैनेजमेंट ऑफ एज रिलेटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स, इसके साथ ही फिजिकल थेरेपिस्ट जो भी एक्सरसाइजेस या फिजिकल थेरेपी बताते हैं, उनके थ्रू एज से संबंधित जो भी मेडिकल प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक, अ, हम कंप्लीटली दूर तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक एज से रिलेटेड मेडिकल प्रॉब्लम कम हो सकती है। नेक्स्ट जो थेरेपी है रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर, वो है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी इज द असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स एंड स्पीच डिसऑर्डर्स। तो स्पीच थेरेपी जो है वो स्पीच डिसऑर्डर्स और भाषा से संबंधित प्रॉब्लम का असेसमेंट और उसका ट्रीटमेंट करने को कहा जाता है। It is performed by speech language pathologists, which are often referred to as speech therapist. तो भाषा से संबंधित अगर किसी व्यक्ति को परेशानी हो रही है या बोलने में दिक्कत हो रही है किसी व्यक्ति को, तो कुछ एक स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि इन सब कंडीशन की जांच करते हैं और जांच करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इन स्पेशलिस्ट को स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के नाम से जाना जाता है। Speech therapy techniques are used to improve communication. These include articulation therapy, language intervention activities, and others depending on the type of speech or language disorder. तो जनरली जो स्पीच थेरेपी टेक्निक्स हैं वो पेशेंट की कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। और स्पीच थेरेपी के अंदर आर्टिकुलेशन थेरेपी इंक्लूड होती है, लैंग्वेज इंटरवेंशन एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं और इसके अलावा और भी अलग-अलग एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं व्यक्ति के स्पीच डिसऑर्डर और लैंग्वेज डिसऑर्डर के टाइप के अकॉर्डिंग। तो जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो व्यक्ति की स्पीच डिसऑर्डर को समझकर या फिर स्पीच डिसेबिलिटी या लैंग्वेज डिसेबिलिटी को समझकर उसका एनालिसिस करते हैं, असेसमेंट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट देते हैं। Speech therapy for adults also begin with assessment to determine your needs and the best treatment. तो जनरली जो भी ब्रेन हेमरेज की वजह से अगर किसी पर्सन को अफेजिया हुआ है या किसी भी तरह की स्पीच डिफिकल्टी हो रही है, तो स्पीच थेरेपिस्ट सबसे पहले असेसमेंट करते हैं कि किस तरह की परेशानी हो रही है पेशेंट को और उसके अकॉर्डिंग ही उसका बेस्ट ट्रीटमेंट जो भी पॉसिबल है वो
देते हैं। स्पीच थेरेपी एक्सरसाइजेस फॉर एडल्ट कैन हेल्प विद स्पीच, लैंग्वेज एंड कोग्निटिव कम्युनिकेशन। तो स्पीच थेरेपी एक्सरसाइजेस देते हैं जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो पेशेंट को, जो कि पेशेंट को बोलने में, उसको लैंग्वेज को बोलने में या वर्ड्स को बोलने में, और दूसरे जो भी कोग्निटिव कम्युनिकेशन है यानी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। Therapy may also include a retaining of swallowing function if an injury or medical condition has caused swallowing difficulty. इसके अलावा जो स्पीच थेरेपी है वो पर्सन को अगर स्वेलो करने में प्रॉब्लम हो रही है यानी निगलने में अगर दिक्कत आ रही है पर्सन को, तो उसमें भी थोड़ा बहुत हेल्प स्पीच थेरेपी करती है पर्सन को। तो स्पीच थेरेपी में जो एक्सरसाइजेज हैं वो यहाँ बताई गई हैं कि कौन-कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं वो जनरली की जाती हैं। पहली है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर एक्टिविटीज गियर्ड एट इम्प्रूविंग कोग्निटिव कम्युनिकेशन। तो कोग्निटिव कम्युनिकेशन को यानी संज्ञानात्मक कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, मेमोरी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं पेशेंट से, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी करवाई जाती है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड होती हैं, चीजों को याद करने से रिलेटेड होती हैं, उन चीजों को ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड एक्टिविटीज पर्सन की कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए की जाती हैं। कन्वर्सेशनल टेक्निक्स टू इम्प्रूव सोशल कम्युनिकेशन। इसके अलावा जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं पेशेंट के साथ रेगुलरली, और कम्युनिकेशनल टेक्निक्स पेशेंट को बताई जाती हैं जिसकी वजह से उसका जो सोशल कम्युनिकेशन है या दूसरे लोगों से बातचीत करने की जो एबिलिटी है वो पेशेंट की इम्प्रूव हो जाती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज फॉर रेजोनेंस। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी करवाई जाती हैं पेशेंट को, एक्सरसाइजेज टू स्ट्रेंथन ओरल मसल्स। और इसके अलावा पर्सन की ओरल मसल्स को यानी जो उसकी फेस से रिलेटेड मसल्स हैं, उसके मुंह से रिलेटेड मसल्स हैं, उनको मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइजेस भी करवाई जाती हैं। नेक्स्ट जो थेरेपी है वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओटी के नाम से जाना जाता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर दैट हेल्प्स पीपल ऑफ ऑल एजेस हु हैव फिजिकल, सेंसरी एंड कोग्निटिव प्रॉब्लम। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ओटी हेल्थ केयर की एक ऐसी ब्रांच है जो कि सभी एज के लोगों लोगों की उनकी फिजिकल, सेंसरी और कोग्निटिव प्रॉब्लम से रिलेटेड समस्याओं में हेल्प करती हैं। यानी अगर किसी भी ब्रेन हेमरेज के पेशेंट को कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई भी सेंसेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी सेंसरी ऑर्गन्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वो फील कर रहे हैं, या फिर उनको कोग्निटिव यानी मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित कोई समस्या फेस कर रहा है पेशेंट, तो उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ओटी कैन हेल्प देम रिगेन इंडिपेंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ देयर लाइव्स। तो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो पर्सन को ओवरऑल हर एक उनकी एबिलिटी में बेटर बनने में हेल्प करती है, ताकि वो अपनी पहले जैसी लाइफ में या अपनी पर्सनल लाइफ में एटलीस्ट अपनी डेली लाइफ में अपना काम खुद कर सकें, या फिर लोगों से इंटरेक्ट इजीली कर सकें, सोशल कम्युनिकेशन उनकी बेटर हो सके, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो एटलीस्ट अपनी खुद की पर्सन फिजिकल एक्टिविटी इजीली कर सके। इन सब में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं। Occupational therapists help with barrier that affect a person's emotional, social and physical need. तो occupational therapist जो हैं वो ब्रेन हेमरेज के पेशेंट की इमोशनल नीड, उनकी सामाजिक नीड और उनकी जो शारीरिक नीड्स हैं यानी फिजिकल नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं, और उनकी इन तीनों ही नीड्स में यानी इमोशन से जुड़ी हुई जो नीड है, सोशल सामाजिक और फिजिकल नीड्स में अगर किसी तरह की परेशानी वो महसूस कर रहे हैं, इनको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं किसी भी डिसफंक्शन की वजह से या किसी भी बैरियर की वजह से,
तो उस बैरियर को दूर करने की कोशिश करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और पर्सन की हेल्प करते हैं, उनको कुछ टेक्निक्स ऐसी बताते हैं जिनसे कि वो अपनी इन नीड को पूरा कर सकें। टू डू दिस दे यूज एवरीडे एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेज एंड अदर थेरेपीज। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो हैं वो जनरली पेशेंट से डेली कुछ एक एक्टिविटीज पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड करवाते हैं, एक्सरसाइजेज करवाते हैं और कुछ एक थेरेपीज करवाते हैं जिससे कि पर्सन अपनी फिजिकल नीड को इम्प्रूव कर सके, फिजिकल इम्बैलेंस या फिर फिजिकल डिसफंक्शन अगर उसको हुआ है उसको इम्प्रूव कर सके, सोशल डिसफंक्शन अगर फील कर रहा है तो उसको इम्प्रूव कर सके और इमोशनल या कॉग्निटिव अगर प्रॉब्लम हो रही है पर्सन को तो उनको भी धीरे धीरे इम्प्रूव किया जा सके। Occupational therapist helps kid play improve their social performance and aids their daily activities. तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो हैं वो बच्चों से लेकर ओल्ड एज के लोगों तक सभी के साथ काम करते हैं। और बच्चों की अगर बात की जाए तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बच्चों के साथ जनरली प्ले के थ्रू उनमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, उनकी स्कूल परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं वो, और डेली एक्टिविटीज में किस तरह से जो बच्चे हैं वो किस तरीके से बेटर वे में काम कर पाएंगे अपनी डेली एक्टिविटीज में, इन सब में हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो बूस्ट देयर सेल्फ एस्टीम एंड सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तो ये जो चीज है वो बच्चों की सेल्फ एस्टीम को भी बेटर बनाती है और बच्चे अपने आप में फुलफिल महसूस करते हैं, बच्चे अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं कि हम अपना जो डेली का काम है, डेली रूटीन का हमारा जो काम है, फिजिकल परफॉर्मेंस है चाहे वो या फिर स्कूल परफॉर्मेंस है या सोशल परफॉर्मेंस है, इन सब में बच्चा अपने आप को बेटर पाता है जिससे कि उनकी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कंसेप्ट जो है वो पॉजिटिव बनता है। With occupational therapy, kids can develop fine motor skills so they can grasp and release toys and develop good handwriting और computer skill। तो यहाँ पर ओनली यहाँ बच्चों के बारे में बताया गया है, लेकिन सिर्फ बच्चों में ही नहीं, हम यहाँ बेसिकली ब्रेन हेमरेज के पेशेंट के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो ब्रेन हेमरेज के जो पेशेंट हैं उनमें फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं। अगर उनकी फिजिकल एक्टिविटीज करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनको ग्रेस्पिंग करना दोबारा से सिखाते हैं, उनको जो है वो दोबारा से हैंड राइटिंग करने में या कंप्यूटर स्किल्स अगर उनके वीक हो गए हैं तो उनको दोबारा से डेवलप करने में हेल्प करते हैं। improving eye hand coordination so they can play and do needed school skills such as bat a ball, copy from a blackboard। इसके अलावा बच्चे और बड़ों में जैसा हमने बात की थी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी सभी में एक तरीके से काम करती है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है पेशेंट की। तो पेशेंट जो हैं वो अगर जितने भी जो छोटे काम हैं या जो नॉर्मल रूटीन के उनके काम हैं, फॉर एग्जांपल उनको चाहे पानी का ग्लास पकड़ना है या उनको राइटिंग करनी है, पेन पकड़ना है, उनको लिखना है कुछ या पढ़ना है, तो इन सब चीजों में हेल्प करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट के अंदर आता है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस टू लिमिट द रिस्क ऑफ अनदर हेमरेज। तो जो लाइफस्टाइल चेंज करने की जो टेक्निक है वो पर्सन में दोबारा से हेमरेज होने की कंडीशन को बहुत ज्यादा कम कर देती है और पर्सन की प्रेजेंट कंडीशन को बेटर बनाती है। तो यहाँ कुछ एक लाइफस्टाइल चेंजेस दिए गए हैं। एक है हाई ब्लड प्रेशर नीड टू रिसीव रेगुलर चेकअप। तो जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट अगर हाई ब्लड प्रेशर है, पेशेंट को हाई बीपी रहता है अगर पेशेंट का, तो उसको रेगुलर चेकअप करवानी चाहिए और जो है मेडिकेशन भी रेगुलर लेनी चाहिए अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है अवॉइड स्मोकिंग। पेशेंट को स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। पर्सन को
टोबैको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि टोबैको में कुछ एक टॉक्सिन होते हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं और आर्टरीज़ में प्लेक्यू को बिल्डअप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज़ नैरो हो सकती हैं और स्ट्रोक आने के चांसेस व्यक्ति में रहते हैं और स्ट्रोक की वजह से पर्सन को ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं। तो स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो ये श्योर करना चाहिए कि डायबिटीज़ को अंडर कंट्रोल रखा जाए, यानी डायबिटीज़ की मेडिकेशन टाइम पर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर पर्सन डायबिटीज़ को कंट्रोल करके नहीं रखेगा तो उसकी वजह से पर्सन को हाई बीपी हो सकता है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। तो पर्सन को अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी चेक करते रहना चाहिए। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसका भी मैनेजमेंट पर्सन को करना चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशन हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए लेनी चाहिए। पर्सन अगर ओवरवेट है तो उसको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए और अपने वेट को मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा पर्सन को अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर भी फोकस करना चाहिए, यानी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए पर्सन को। फैट जितना हो सके उतना कम लेना चाहिए अपनी डाइट में। विटामिन्स एंड प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में लेने चाहिए और डेली 30 मिनट एक्सरसाइज किसी भी पर्सन को ज़रूर करनी चाहिए। पर्सन को अपने खाने में इस तरह की डाइट लेनी चाहिए जो कि हमारे हार्ट और ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करे। इस तरीके से डायटीशियन से डाइट चार्ट बनवाया जा सकता है या फिर किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल से, डॉक्टर से या डायटीशियन से सलाह लेकर इस तरह की न्यूट्रिशियस डाइट अपने खाने में इन्वॉल्व करनी चाहिए। ये हम बात पहले ही कर चुके हैं कि अगर एक्सेस बॉडी वेट है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं हो कि पर्सन जो है पूरे दिन कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है और जिसकी वज़ह से उसका वेट गेन होता जा रहा है, तो उसकी वज़ह से वेट गेन होने की वज़ह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये सब लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ करके पर्सन जो है वो ब्रेन हेमरेज होने से बच सकता है और अगर किसी को ब्रेन हेमरेज ऑलरेडी हो चुका है तो दोबारा होने के चांसेस को कम कर सकता है। तो यहाँ रेफरेंसेस दी गई हैं जहाँ से ये मटेरियल आपके लेक्चर का लिया गया है। आप देख सकते हैं रेफरेंसेस यहाँ पर। सो आपका लेक्चर मैनेजमेंट ऑफ ब्रेन हेमरेज कंप्लीट हो गया है यहाँ। थैंक्स।